सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके सामने आज डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कल के एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस में। ठीक है, उसका डायग्राम आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, ये माउथ है यहाँ पर। ठीक है, यू नो वेरी वेल। इधर टंग, ठीक, और इसोफेगस भी इसका एक पार्ट होता है। डायाफ्राम, ठीक, दिस इज द डायाफ्राम। एंड गॉल ब्लैडर, ये लिवर है आपका। ठीक है, इसमें एक गॉल ब्लैडर आ गया। ये आपका स्टमक, यहाँ से लेकर के स्टमक। ठीक है, लिवर हमने बता ही दिया। ये बाइल डक्ट, ठीक है, जो बाइल उसके रिस्पॉन्सिबल होती है। पैनक्रियाज, दिस इज द ग्लैंड पैनक्रियाज। यू नो पैनक्रियाज में क्या होता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, दो हार्मोन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है बच्चों। ठीक है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक, दिस इज द अपेंडिक्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और एंड दिस इज द एनस। ओके, तो ये आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम है, ये भी कल के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज़रूर देखना इसको। देखो इसमें होता क्या है, जैसे मान लो हमने किसी चीज़ को छुआ, जैसे बहुत गर्म है, जैसे मान लो तवा है, काफ़ी हीट में, काफ़ी हीटर था, बहुत गर्म था, वैसे इसको हमने छुआ। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको रेड लाइन दिख रही है, यहाँ से हमारा सेंसरी न्यूरॉन वर्क करेगा। सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। ठीक है, उसको ले जाएगा, ले जाएगा, ले जाएगा, ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, कहाँ पर ले जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड पर ले जाएगा। यहाँ से ले जाने के बाद इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ले जाएगा, और यहाँ पर बीच में एक लिंक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिले न्यूरॉन को। ठीक है, रिले न्यूरॉन, ये रिले न्यूरॉन क्या करता है, रिले न्यूरॉन इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है सेंसरी न्यूरॉन से, उसको कहाँ डाल देता है, जाकर के मोटर न्यूरॉन पर। ये काम स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है, याद रखना ये बात। ठीक है, तो रिले न्यूरॉन ने क्या किया, यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन को डाल दिया, तो इट conveys the information from the sensory neuron to the motor neuron, and then the motor neuron goes from this, the information through the motor neuron goes from this end to the muscles। मतलब क्या, मसल्स तक इसकी इन्फॉर्मेशन जाती है, और फिर मसल्स क्या करते हैं, आगे का एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब देखो, आपने किसी तवे को छुआ जो कि बहुत गर्म था, तो सोचोगे नहीं भैया गर्म है, हटा लें, थोड़ी देर लगती हटा लें ना। जैसे तुमने छुआ, वो गर्म था और तुरंत हट जाएगा, वो तुरंत हट जाएगा वहाँ से तुम्हारा हाथ। इसी को बोलते हैं मतलब रिफ्लेक्स आर्क। इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसमें थिंकिंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसमें केवल और केवल स्पाइनल कॉर्ड वर्क करता है। ठीक है, इसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप ऐसा डायग्राम बना देना उसमें। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो सेंसरी न्यूरॉन क्या वर्क कर रहा है, मोटर न्यूरॉन क्या वर्क कर रहा है, रिले न्यूरॉन क्या करता है, ये सब क्वेश्चंस भी इसमें डायग्राम बेस्ड में पूछे जा सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, रेस्पिरेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज किया जाता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए एटीपी के फॉर्म में, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज किया जाता है। द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सीडाइज्ड इन द सच एज टू प्रोड्यूस एनर्जी, और किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, उसमें 673 किलो कैल एनर्जी निकलती है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, हमने रेस्पिरेशन पर बात कर ली। अब बात करते हैं लिम्फ की। अच्छा, लिम्फ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं पाई जाती, वो है रेड ब्लड कॉर्पस्कल। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स इसमें नहीं पाई जाती। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स इसमें नहीं पाई जाती क्योंकि ये कलरलेस होता है। ठीक है, और रेड ब्लड सेल्स तो आप लोग जानते हो रेड कलर के होते हैं, और लिम्फ कलरलेस होता है इसमें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिम्फ में ऐसी कौन सी चीज़ जो नहीं पाई जाती, तो आप क्या बताओगे, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। अच्छा, प्लांट्स में दो चीज़ें होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपसे ज़रूर पूछी जा सकती है पेपर में, जाइलम का क्या काम होता है और फ्लोएम का क्या काम होता है। तो बच्चा, जो जाइलम होता है ना, वो वाटर का कनेक्शन कराता है। ठीक है, वाटर का कनेक्शन कराता है, और जो फ्लोएम होता है ना, वो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कराता है। ठीक है, मतलब क्या, फूड का ट्रांसलोकेशन, इधर से उधर ले जाना, फूड को इधर से उधर ले जाना। ठीक है, और सबसे मेन बात, ठीक है, जो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन कराता है, ठीक है, वो किस फॉर्म में कराता है,
तो वो फॉर्म होती है बेटा सक्रोज। क्या होती है? सक्रोज। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका क्वेश्चन मेनली कल बन सकता है डेफिनेटली। तो प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बात करते हैं ट्रांसपिरेशन की, ठीक है। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें वाटर का लॉस मतलब होता है, वाटर का लॉस होता है, ठीक है। वाटर लॉस्ट, वाटर खो जाता है, लेकिन किस फॉर्म में खोता है? वाटर वेपर के फॉर्म में, ठीक है। और कहाँ से खोता है? प्लांट से, कुछ एरियल पार्ट से। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे बच्चा? हम लोग बोलेंगे ट्रांसपिरेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द वाटर इज लॉस्ट। किस फॉर्म में था? वाटर वेपर के फॉर्म में। तो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। कहाँ से? एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट से, यानी फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। Transpiration is the biological process, ठीक है, in which water is lost in the form of water vapor from the aerial parts of the plant. Transpiration की बात है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो एक सीरियल वाइज नहीं है, काफ़ी जो कंसेप्ट हमको लगे इंपॉर्टेंट जो आपके कल के पेपर से रेड कर सकते हैं, हमने केवल उन्हीं कंसेप्ट को इसमें डाला है, ठीक है। पूरे चैप्टर को भी एक्सप्लेन नहीं किया है, आपके पास भी टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। तो बात करते हैं फंक्शन ऑफ किडनी की, ठीक है। किडनी का फंक्शन क्या होता है? किडनी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ऐसा कौन सा सिस्टम है? अपनी बॉडी में काफ़ी सारे सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। तो जो किडनी होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है अपनी बॉडी के अंदर? तो किडनी जो है वो एक्सक्रीशन में परफॉर्म करती है, ठीक है। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? एक्सक्रीशन के लिए। और इसी से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जोड़ सकते हैं ये लोग, डायलिसिस का। देखो डायलिसिस क्या होता है? एक आर्टिफिशियल मेथड होता है, ठीक है, ब्लड को प्योर करने के लिए, ठीक है। तो डायलिसिस, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायलिसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विच सिस्टम ऑफ द बॉडी, डायलिसिस जो होता है वो किस सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप बताओगे कि वो एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्यारे बच्चों, ठीक है, हम लोग बात करते हैं ब्रेन की। ब्रेन तो आप सभी के पास होगा ना, चेक करवा लेना है कि नहीं, ऑब्वियसली होगा यार। अब ब्रेन की बात करते हैं, तो ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्रेन होता है थिंकिंग के लिए, रेगुलेटिंग हार्ट बीट के लिए, बैलेंसिंग द बॉडी, मतलब बॉडी बैलेंस। अब आप लोग खड़े हो ऐसे करके, हम खड़े हैं, आप लोग बैठे पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो बॉडी का एक बैलेंस बना हुआ है ना, तो ये बॉडी का बैलेंस भी ब्रेन के ही थ्रू रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका मेंटेनेंस, ठीक है। अब रेगुलेटिंग हार्ट बीट रेगुलेट करना, हम आपको एक और पॉइंट बता दे रहे हैं कि जो हार्ट बीट होती है ना उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए उनको हम लोग इनवॉलंटरी एक्शंस में काउंट करते हैं, ठीक है। और जो थिंकिंग होती है वो उसमें लोग तो कंट्रोल कर सकते हो, क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो, कल पेपर है ना, उसके बारे में सोच तो रहे होगे, जो पढ़ रहे हो उसमें भी थिंकिंग आती आती। तो आपके बोर्ड में MCQ में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ब्रेन होता है ना वो किस किस फंक्शन से रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिए जा सकते हैं। मान लो उसमें केवल एक ही ऑप्शन है ऐसा हो जो करेक्ट हो, मान लो तीनों के तीनों ऑप्शंस करेक्ट हो और फोर्थ ऑप्शन दिया हो ऑल ऑफ द अबव, तो फिर ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर सही होगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रेन हमारा किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब ब्रेन का वेट कितना होता है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई एम टेलिंग यू दैट द 1300 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम्स तक का वेट होता है अपने ब्रेन का, ठीक है। अच्छा, कुछ प्लांट हार्मोन्स की बात करते हैं। अच्छा, प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं, जैसे आपके में MCQ एक और पूछा जा सकता है प्लांट हार्मोन्स से रिलेटेड। जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं ना, मान लो कि 4 ऑप्शन दे दिए गए आपको, ठीक है, उसमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि प्लांट का हार्मोन शायद ना हो, ठीक है, वो एनुअल का हार्मोन हो। जैसे हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन है, एस्ट्रोजन है, साइटोकाइन है और गिबरेलिन है। तो अच्छा एक बात बताओ बेटा, ऑक्सीजन जो होता है वो भी एक प्लांट हार्मोन होता है, साइटोकाइन दिस इज ऑल्सो अ प्लांट हार्मोन, गिबरेलिन दिस इज ऑल्सो प्लांट हार्मोन। एक और होता है एथाइलिन, ठीक है, और एक और होता है वो आप लोग कमेंट कर देना, ठीक। ऑयस्ट्रोजन क्या होता है? एक फीमेल में हार्मोन होता है जो कि एनिमल्स में पाया जाता है। किसमें पाया था बच्चों? एनिमल्स में। तो ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें से एक ऐसा आया जो कि प्लांट हार्मोन ना हो, ठीक है। और एनिमल हार्मोन में भी ऐसा हो सकता है, इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, कुछ बच गया, हाँ, ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेटा जो ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन वो कौन सी ग्लैंड सेक्रेट करती है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है बेटा वो कौन सी ग्लैंड सेक्रेट करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करती है। कौन करती है बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड। प्यारे बच्चों, हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्टरीज के और वेन्स के डिफरेंस के बारे में, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टरीज और वेन्स के डिफरेंस में, जो आर्टरीज होती है ना, ये ब्लड की सप्लाई कराती है हार्ट से लेकर के पूरी बॉडी पार्ट्स में, हार्ट से बॉडी पार्ट्स में, हार्ट से दूर ले जाती है।
और जो वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, बाकी जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, बॉडी पार्ट से हार्ट में लेकर के आती है। अच्छा, इसमें बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं, ठीक है। तो आर्टरीज और वेन्स में मतलब क्या अंतर रहता है, जैसे आर्टरीज को वेन्स बना देते हैं और वेन्स को आर्टरीज बना देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आर्टरीज के स्टार्टिंग में ए आता है ना, ए लेटर, तो अवे में भी ए लेटर आता है, ठीक है। अवे मतलब होता है दूर ले जाना, अवे मतलब होता है दूर ले जाना, ठीक है। तो आर्टरीज जो होती हैं वो दूर ले जाने का काम करती हैं, मतलब हार्ट से ब्लड को सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में ले जाती हैं। तो हार्ट से अवे, हार्ट से अवे, तो ये कौन काम करता है, आर्टरी काम करती है, ठीक है। अब वेन्स की बात करें तो वेन्स क्या करती हैं, बाकी बॉडी पार्ट से हार्ट तक वो ब्लड ले जाती है। आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करती हैं और जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करती हैं। एक आर्टरी एक्सेप्शन में होती है, जिसको हम लोग पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, और सेम केस में हम लोग वेन से बात करते हैं, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं उसको, पल्मोनरी वेन, जो कि उल्टा काम करती है, मतलब ये ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करेगी इसमें और ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करेगी। अब बात करते हैं इसकी वॉल्स की, तो वॉल्स बेटा इसकी थिक होती है, चौड़ी होती है, और यहाँ पे जो वेन्स होती हैं उनकी वॉल्स होती हैं थिन होती हैं, ठीक है। अब इसकी वॉल्स थिक होती है, उसमें वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं, इसमें वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि इसके जो ब्लड का फ्लो होता है वो तेज होता है, यहाँ पे ब्लड का फ्लो थोड़ा सा धीमे होता है, इसलिए वॉल्व्स का प्रेजेंट होना बहुत नेसेसरी भी माना जाता है, वॉल्व इसमें प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, बात करते हैं इधर की ब्लड और लिम्फ के डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो ब्लड और लिम्फ, ठीक है, ब्लड रेड कलर का होता है और लिम्फ जो होता है बेटा व्हाइट कलर का होता है। ब्लड में आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं और लिम्फ में आरबीसीज प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं लार्ज अमाउंट में, और उसमें इनसॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। और जैसे हम लोग ने एक और डिफरेंस की बात करी, तो जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं लिम्फ में ज़्यादा होती हैं और ब्लड में कम होती हैं, मतलब ब्लड में डब्ल्यूबीसीज लेस होती है, ऐसा नहीं कि होती ही नहीं है, जैसे इसमें आरबीसीज तो होती ही नहीं है, इसमें डब्ल्यूबीसीज होती है ब्लड में लेकिन बहुत कम होती है। और दूसरी चीज़ लिम्फ में लार्ज अमाउंट में पाई जाती है। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग की फॉर्म में किस में होता है, ईस्ट में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। जो जिसमें दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाता है, और इसमें एक पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बडिंग के थ्रू, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में काफ़ी सारे, तो उसमें बडिंग के थ्रू किस में होता है, तो आप बताओगे ईस्ट में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बर्ड्स ऑफ लीफ। अच्छा, बर्ड्स ऑफ लीफ, लीफ के जो बर्ड्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, अब दुकान नहीं है जो भैया कहीं मिलेंगे जाकर के, ठीक है, ब्रायोफाइलम में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं जाकर के, ब्रायोफाइलम में मिलते हैं। अच्छा, पॉलन सैक के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, व्हाट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डज द पॉलन सैक कंटेन्स, तो क्या बताओगे, पॉलन का झोला क्या कंटेन करता है, पॉलन ग्रेन्स क्या कंटेन करता है, सॉरी क्या कंटेन करता है, पॉलन ग्रेन्स। अगर आपसे इन पॉइंट्स पे कोई भी डिस्कशन हो तो पेपर में डरना नहीं, अच्छे से पेपर करना, समझे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अब फिजिक्स की बात करते हैं, ठीक है, बायो की तो बहुत सारी बात कर ली, अब फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में एक कंसेप्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है ना, ये मेन रीज़न होता है ताकि हमको स्काई जो है ना वो ब्लू दिखती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ड्यू टू विच फिनोमेना, ठीक है, द स्काई अपीयर्स ब्लू, ऐसा कौन सा फिनोमेना है जिससे हम लोग को स्काई है वो ब्लू अपीयर होती है, तो उसमें रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, उसमें स्कैटरिंग भी होगी, डिस्पर्सन भी होगा। तो आपका मेन रीज़न स्कैटरिंग होती है, लाइट की स्कैटरिंग, लाइट का बिखरना। और पूरा प्रोसेस पे तो अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, अभी इतना जान लो, ठीक है। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है इसमें सबसे जो रेड लाइट होती है ना वो सबसे कम डेविएट होती है, सबसे कम स्कैटर होती है। स्कैटरिंग सबसे कम रेड लाइट में देखी जाती है क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा होती है। इट कंटेन्स द मैक्सिमम वेवलेंथ, रेड कलर में मैक्सिमम वेवलेंथ होती है और वाइट कलर में सबसे कम वेवलेंथ होती है, ठीक है। अब वाइट लाइट अगर प्रिज्म में डाली जाएगी तो सबसे मैक्सिमम डेविएशन कौन शो करेगा, वायलेट, ठीक है। वायलेट की वेवलेंथ क्या थी बेटा, कम थी, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा थी, तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा थी तो रेड बहुत कम डेविएशन शो करेगा, उसकी वेवलेंथ भैया ज़्यादा है तो कम डेविएशन शो करेगा। और जो वायलेट कलर है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेविएशन शो करेगा। पावर अकोमोडेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पॉइंट। इस
जो हम पढ़ा रहे हैं इसका सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। ये एक ऐसी एबिलिटी होती है आई लेंस की, एक ऐसी एबिलिटी जिससे वो फोकस कर सके पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने में, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने में और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने में, दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने में। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू फोकस ऑन द नियर बाय एंड द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ। अब भैया ये काम कर रहा है तो कुछ करके ही करेगा ना, जैसे तुम लोग लिखते हो तो पेन से लिखते हो, नॉर्मल फैक्ट है। वैसे इसके अंदर एबिलिटी आती है आई लेंस की फोकस करने की, तो फोकस कैसे करेगा? अगर वो फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं करेगा तो कैसे फोकस करेगा? तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है हाँ आपको बताते हैं, देखो रटना नहीं समझना। एक ऐसी एबिलिटी किसकी है? आई लेंस की एबिलिटी है, ठीक है, ताकि वो फोकस कर सके पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने में और दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने में। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू फोकस टू सी द नियर बाई एंड द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, क्लियरली अच्छे से देखने में, बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ, बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ। और आगे बढ़ते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। अच्छा हाइपरमेट्रोपिया होता है और एक मायोपिया होता है। अब जैसे आर्टरीज और वेन्स में कन्फ्यूजन होती थी ना, वैसे हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। अच्छा इसकी एक छोटी सी ट्रिक बता देते हैं आपको। हाइपरमेट्रोपिया की स्पेलिंग बड़ी होती है और मायोपिया की स्पेलिंग छोटी होती है। बहुत बेकार कंसेप्ट है जानते हैं, लेकिन याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरमेट्रोपिया की जो स्पेलिंग होती है, स्पेलिंग, ठीक है, स्पेलिंग वो बहुत बड़ी होती है और मायोपिया की छोटी सी होती है। तो इसकी क्या है स्पेलिंग? बड़ी है ना, बड़ी मतलब दूर, दूर मतलब हमें दूर का दिखाई देगा। मायोपिया की स्पेलिंग छोटी होती ना, छोटी दिखती ना, तो जो पास की चीज़ें वो दिखती है, मतलब हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीज़ें दिखती हैं क्योंकि इसकी स्पेलिंग बड़ी होती है। ये ट्रिक है याद करने की, ठीक है, पर इसलिए कोई कंसेप्ट बना के बैठा दो तुम लोग, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में स्पेलिंग होती है उसकी बड़ी, तो हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स अच्छे से दिखते हैं और जो पास के ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें हमें क्लियरली सीन नहीं होते। हाइपरमेट्रोपिया के कॉजेस क्या होते हैं? हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है? हाइपरमेट्रोपिया तब होता है जब फोकल लेंथ, किसकी फोकल लेंथ? लेंस की, ठीक है, आई लेंस की फोकल लेंथ बड़ी हो जाती है तब, और या तो आई बॉल बहुत छोटी हो जाए, आई बॉल का साइज जो है काफ़ी कम हो जाए, शॉर्ट हो जाए, तब हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। नहीं तो कब? जब फोकल लेंथ का है ना, जो फोकल लेंथ वो बड़ी हो जाए, लार्ज हो जाए, ठीक है। और हाँ आई बॉल इतनी छोटी हो जाए कि जो उसकी इमेज है ना वो रेटिना के बिहाइंड, रेटिना के पीछे बनने लगे, ठीक। एक और बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। अच्छा ये तो था उसमें लाइट के बेसिस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये था इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे। तो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन भी हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, जैसे फॉर्मूला P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, ठीक है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। तो P स्टैंड्स फॉर पावर, P स्टैंड्स फॉर, W स्टैंड्स फॉर वर्क एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम, ठीक है। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, जब अपॉन में टाइम आ जाता है तो उसमें हम लोग रेट लगाते हैं। अच्छा ये जो ट्रिक है डेफिनेशन बनाने की, ये हमने अपने सर से सीखी है, ठीक है, उनका नाम तो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन हमने अपने सर से एक ट्रिक सीखी जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसमें हम लोग नहीं लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि रेट लगा देते हैं। अच्छा ये तीन फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, स्क्वायर में दिख रहा है। अच्छा ये देखो अब दिख गया ना, क्योंकि काफ़ी लोग ये बोल सकते हैं कि सर आपके में स्क्वायर तो दिख ही नहीं रहा है हमको, तो स्क्वायर का हम क्या करेंगे, मतलब स्क्वायर नहीं लगाया, पेपर में क्वेश्चन आया तुम लोगों ने गलत कर दिया, तो भैया मेरा फॉल्ट निकालोगे तुम लोग, ठीक है। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर और P इज इक्वल टू वी आई। ये वी आई वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है, V फॉर पोटेंशियल, I फॉर करंट। अच्छा वैसे मैच कर गया ना वेरी इंपॉर्टेंट से, क्योंकि है बहुत इंपॉर्टेंट। P इज इक्वल टू वी आई का एक न्यूमेरिकल आपके कल के बोर्ड के पेपर में बिल्कुल प्रस्थान करेगा, याद रखना ये बात, समझे। अच्छा जैसे मैंने आपको बताया था कि P इज इक्वल टू वी आई वाले फॉर्मूले से नहीं, जिसको हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट से कंपेयर कर रहे थे, उसका न्यूमेरिकल आएगा, तो उसका एक न्यूमेरिकल पर बात कर लेते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कह रहा है हाउ मेनी बल्ब्स ऑफ 25 वॉट कैन बी लाइटेड इन सर्किट विद फ्यूज वायर ऑफ 5 एम्पियर
एट 250 वोल्ट। आपसे कह रहा है कि 25 वॉट के कितने बल्ब्स, ठीक है, 25 वॉट के कितने बल्ब्स हम लोग जला सकते हैं एक सर्किट बना करके, जिसमें हम लोग फ्यूज वायर लगाएं 5 एम्पियर का, ठीक है, करंट कितना पास कराना है 5 एम्पियर का, और उसमें वोल्ट कितना देना है, सॉरी पोटेंशियल कितना देना है 250 वोल्ट का। तो जो जो गिवन है पहले हम लिख लेते हैं। तो V कितना दिया गया बेटा 250 वोल्ट, ठीक है, करंट की वैल्यू कितनी दी गई है 5 एम्पियर, और जो पावर है ऑन वन बल्ब इज इक्वल टू 25 वॉट। अच्छा, हमें बताना है ना कि कितने बल्ब लगेंगे। तुमने कंसीडर कर लिया लेट n bulbs can be लाइटेड, मतलब क्या कि n बल्ब जलाए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बल्ब की पावर 25 वॉट है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एक टॉफी इतने रुपए की, तो 5 टॉफी कितने रुपए की। वैसे एक बल्ब की पावर 25 वॉट है, तो पावर ऑन n बल्ब्स कितनी जाएगी 25 इंटू n। और अभी हम लोगों ने वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला पढ़ा था, P इज इक्वल टू वी आई पढ़ा था। तो पावर कितनी है 25, और V कितना है बेटा, ये कितना दिया गया 250, और I कितना दिया गया 5 एम्पियर, है ना, सही कर रहे हैं। एक चीज तो भूल ही गए, पूछो क्या, अगर इसमें सारे नंबर दिए तो निकालना क्या है, पहचान गए क्या, ये चीज हम लोगों ने क्या किया, जैसे हमने क्या किया इसमें 25 लिखा, 25 नहीं बेटा 25 इंटू n, क्योंकि पावर तो सबकी मिला करके पूरा जो अब एक बल्ब को तो ना जला रहा है, कितने बल्ब जला रहा हो तो हम लोग को निकालना है, तो पूरी पावर जो सारे बल्ब्स की मिला करके होगी वो बराबर आएगी इसके V इंटू आई के। तो हम लोगों ने 25 इंटू n करके इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है, 250 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 25 कट गया 10, तो n इज इक्वल टू 50 बल्ब्स आ गया। इज इट क्लियर? इस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हम लोग केमिस्ट्री से बात कर लेते हैं, जैसे एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्बन एंड कंपाउंड्स काफ़ी सिंपल चैप्टर है, और इससे ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें रिलेट होती है, जैसे IUPAC है वो भी काफ़ी रिलेट होती है, ठीक है। तो उसमें से कुछ रिएक्शंस भी हैं, ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं एस्टरीफिकेशन की, ठीक है। इसमें ये हम लोगों ने क्या लिया एथाइल अल्कोहल, ठीक है, ये क्या है एसिटिक एसिड, ठीक है। इसको जब उन्होंने रिएक्ट कराया, ठीक है, तो रिएक्ट कराने पर हमें मिलता है एथाइल एथेनोएट, जो कि एक ईस्टर होता है, ठीक है, और साथ ही साथ वाटर निकलता है। अब जब एथाइल अल्कोहल की रिएक्शन एसिटिक एसिड से कराई जाती है, मतलब कि अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल वाला, और साथ ही साथ कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिएक्ट कराया जाता है तो फिर ईस्टर बनता है, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ईस्टरीफिकेशन। क्या बोलते हैं? ईस्टरीफिकेशन। होमोलॉगस सीरीज की बात करते हैं तो ऐसे कार्बन कंपाउंड्स का ग्रुप, द ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला, ठीक है, हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला एंड सेम फंक्शनल ग्रुप, मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप के होने चाहिए और उनका जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अब पेंटेन थी होना, सर ये क्या लिखा है, तो उसका स्ट्रक्चर आ जाता है। एक IUPAC थी, मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो हमने इसको लिख दिया, ठीक है। जैसे लिखा है पेंटेन 3 ओन, तो पहले तो पेंट लगा 5 कार्बन लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और 3 ओन, 3 पे ओन लगाए, कीटोन ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, तो 3 पे, तो हमने 3 पे ओन ग्रुप लगा दिया, चलो ठीक है लगा दिया। बाकी अब हाइड्रोजन पूरे करेंगे भैया, जिसका कोई नहीं होता कार्बन का तो उसका हाइड्रोजन होता है। तो आओ देखते हैं, इसके तो 4 बॉन्ड पूरे हो गए, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लिए, इसको H3 की रिक्वायरमेंट होगी, इसको H इधर, H इधर, ये H इधर, ये H इधर, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H। अच्छा ये H3 अच्छा ही लग रहा है ना, इसको पूरा ऐसे कर दे रहे हैं, ये
ये और ये। अब चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। ठीक है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरी बात। रोस्टिंग में क्या होता है, ओर को हीट किया जाता है एयर की एब्सेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ओर को हीट किया जाता है, तो उसको हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन से ओर्स आते हैं, कार्बोनेट ओर्स आते हैं, और इसमें कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जाहिर सी बात है, कार्बोनेट ओर्स आते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगी ना। अब कैल्सिनेशन की बात करें तो उसमें हीट जो ओर होता है उसको हीट किया जाता है। ठीक है, मतलब इस टेम्परेचर इस पर ऑक्सीजन का मतलब प्रेजेंस में किया था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया जाता है, लेकिन ये उसमें किया था कि मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा कम रखा जाए, भैया पिघल जाएगा तो सब बेकार हो जाएगा ना। ठीक है, और इसमें कौन से ओर्स यूज होते हैं, सल्फाइड, मतलब किसका ये कैल्सिनेशन किसका होता है, सल्फाइड ओर्स का होता है। और कौन सी गैस रिलीज होती है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, बात करते हैं कंबशन रिएक्शन की, तो कंबशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंबशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की बर्निंग होती है, सॉरी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग होती है और CO2 निकलता है। ठीक है, इससे हीट और लाइट भी रिलीज होती है। इसमें रिएक्शन लिखी है C2H5OH plus 3O2 gives tends to 2CO2 plus 3H2O plus एनर्जी। मतलब क्या है कि एथाइल अल्कोहल की रिएक्शन जब हमने ऑक्सीजन के साथ कराई, मतलब क्या, हमने जब इसको बर्न कराया, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराया, तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिली, और इसी को कंबशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखो हीट और लाइट एनर्जी भी रिलीज होती है। आई होप सो कुछ बचा नहीं होगा, कुछ बचा है नहीं। ठीक है, तो इतना अभी के लिए इतना ही टाइम, क्योंकि रात काफ़ी हो गई और अपलोड भी करना था। तो आई होप सो जितना बताया आपको समझ में आया होगा। और हाँ, साइंस का एग्ज़ाम है, अच्छे से करना, बिल्कुल शांत रहना, जब पेपर आए तो टेंशन मत लेना, कठिन आए तो भी टेंशन नहीं लेना है, और आसान आए तो ज़्यादा उड़ने मत लगना, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कुछ गलत कर दो। सो ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों को, अच्छे से पेपर करना, कोई भी टेंशन आए तो उसमें पेपर को ना बेकार मत कर देना। ठीक है, याद रखना, लव यू ऑल।